हमारा माइंड हमारे बिलीव्स के थ्रू, हमारे सोचने के तरीके के थ्रू, या हमारे जितने एक्सपीरियंस हैं उसके थ्रू एक फ़िल्टर लगाता है और उस फिल्टर से हमें नज़र आता है और हम उसको रियलिटी मानते हैं। क्योंकि किसी को तुम बोलो कि दुनिया ऐसी नहीं है, वो मानेगा ही नहीं, वो कहेगा मुझे ऐसी दिख रही है, वो अपनी जगह सही है। एक ब्रेकअप में भी बंदा बोलता है कि यार मैं इस पेन से गुजर रहा हूँ। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं मैं आपका दर्द समझता हूँ, तो वो दर्द मैं अपने अंदर ढूंढूंगा कि मेरा ब्रेकअप हुआ था तो कैसा फील होता है। मुझे नहीं पता आपका दर्द कैसा है। प्रॉब्लम दोस्तियों में या बाहर के लोगों में नहीं है, हम बाहर में प्रॉब्लम ढूंढना शुरू कर देते हैं कि हम जो देख रहे हैं ना यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इधर है, विद इन। कुणाल भैया है मैं कौन हूँ भाई? टू डिफाइन माई सेल्फ एज अ प्रोफेशन, मतलब किसी उसमें मेरे को बांधना हो तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ। हाँ ठीक है। और मतलब स्कूल तक तो मैं बहुत खुराफाती था। ऐसा सीन है, कोई मतलब था नहीं माइंड में कुछ करना है, मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर कि मुझे ये चाहिए। बस ये था, गाने गाने का बहुत शौक था, मैं स्कूल में भी गा रहा होता था। हाँ। तो मैंने 10th में सिंगिंग सीखना शुरू किया था, मतलब हारमोनियम वगैरह बजाना और सब कुछ। क्लासिकल? हाँ क्लासिकल। और उसके बाद मैंने क्या कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोचा कि मैं वो करूँगा हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक में। ओके। तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट हुआ नहीं ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ आते हैं भाई बहुत ही घराने वाले लोग, मतलब जिनके बाप दादा पर दादाजी म्यूज़िक करते आ रहे हैं, मतलब क्लासिकल म्यूज़िक। ओके। तो उनके तो नस में होती है भाई, समझ रहे हो वो घर में पले बड़े ही वैसे है। और हमारा म्यूजिक में घर दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। इट्स जस्ट कि मेरे को शौक चढ़ गया था बचपन में, बाथरूम सिंगर टाइप। हाँ। और सबने कहने लगे अच्छा गाता है, स्कूल में भी सब कह रहे अच्छा गाता है, तो मज़ा आ गया, चलो गाते हैं। तो वो मेरा हुआ नहीं वहाँ पे। फिर मैंने 1 साल ड्रॉप करके सीखा गुरुजी से एक, और दिल्ली में मैं रह के ड्रॉप ईयर में अपना सीखा। फिर मैंने मुंबई भी ट्राई किया, दिल्ली भी ट्राई किया। दिल्ली में मेरा नहीं हुआ, मुंबई में हो गया था, तो मैं मुंबई निकल गया था। उस दिन मेरे पास कॉल आता है सेकंड लिस्ट में दिल्ली में कि मेरा हो गया एडमिशन, मतलब ना सेकंड लिस्ट में नाम आ गया, फर्स्ट में नहीं आया था। हाँ। तो घर वाले कहते हैं कि मैं एडमिशन फीस भी दे चुका था मुंबई में, सब कुछ, लेकिन घर वालों को था कि मुंबई अकेला रहेगा, दिल्ली पास रहेगा। हाँ। तो कहते दिल्ली से कर ले। तो मैं वापस आया, फिर दिल्ली से किया सब कुछ। तो मैंने पढ़ाई जो करी वो म्यूज़िक में करी, क्लासिकल म्यूज़िक में। बट क्लासिकल म्यूज़िक का एक वो रहा कि मेरे को ना जाके पता लगा कि मेरे को ये नहीं करना है एक्चुअली। आर्टिस्ट तो ठीक है, मैं गाने गाता हूँ, बट क्लासिकल म्यूज़िक मेरा जॉनर नहीं है। मेरे को थोड़ा हिप हॉप वगैरह है ना, वेस्टर्न म्यूजिक हो गया, थोड़ा सा पंजाबी अर्बन म्यूजिक जो चल रहा है। ठीक है, उस टाइम पे शायरीमान होता थे, मतलब ये सब बंदे चल रहे थे, है ना। दिलजीत अभी तो बहुत वो हो चुका है, लेकिन उस टाइम भी खड़कू वगैरह ऐसे ऐसे गाने आते थे दिलजीत के। तो मेरे को था उस टाइप का बनाना है कुछ, ये नहीं। और वहाँ पे माहौल ऐसा था कि मैं 3 पैक गा दिया था एक बार ना फैकल्टी में खड़े होके। तो वहाँ गुरुजी बोलते हैं सब, और नीचे बैठते हैं, मतलब जो म्यूजिक के जितने भी कोर्सेज होते हैं वहाँ पे। तो मेरे को बोलते हैं कि बाहर कोई गाना गा रहा था, पंजाबी गाना। तो मैं शांत। तो उन्होंने देख तो लिया ही था, कहते पूरी क्लास के सामने तुम गा रहे थे? मैं कहा हाँ। कह रहे बड़ा अच्छा गा रहे थे यार। मुझे लगा कि वाह यार पसंद आया। मैंने कहा थैंक यू जी। कहते यही करना है? मैं कहा हाँ यही करना है। तो कहते फिर यहाँ क्यों बैठे हो, निकलो बाहर। कहते अपना जमीन जमीन बेचो, बन जाओ स्टार जाके कहीं पे, यही होता है पंजाब में। तो कह रहे अपना स्टार बेचो, यही करना है। कह रहे ये म्यूजिक है कोई, ये कोई गाने होते हैं? तो भाई उन्होंने तो बड़ी बेइज्जती करी, कम से कम 15-20 मिनट तो सुनाया उन्होंने बिठा के, और मैं चुपचाप सुनता रहा। मैंने कहा यार गलती कर दी, या तो गाना ही नहीं गा सकता मैं फैकल्टी में। अब मैं क्या है, मेरा टेस्ट क्या है, अब जैसे जो आसपास के लोग हैं मेरे, वो कानों में लगा के सुन रहे हैं पंडित जसराज, मतलब ताने वगैरह राग वगैरह सुन रहे हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, वो मेरे कानों में चल रहा होता था डिवाइड या जो भी हिप हॉप चल रहा है। वो आते थे कि क्या सुन रहा है भाई, वो क्या छीची छीची रख। और मैं सुनता था, मैंने कहा छीची तो नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं सुन सकता क्लासिकल म्यूजिक, है ना। मैं इंजॉय कर सकता हूँ उसको थोड़ी देर बैठ के, लेकिन ये नहीं कि हाँ मैं पूरा दिन उसमें उसको एंजॉय कर सकूँ, वाह मज़ा आ रहा है। मतलब एक टाइम के लिए ठीक है, हो गया बस, रखो थोड़ा है ना, कुछ हो मज़ेदार। तो फिर मेरे को समझ आया कि ये तो नहीं करना, तो मैंने मास्टर्स किया ही नहीं फिर।
और मास्टर्स मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, या तो मैं नॉर्मल करूँ या वैसे करूँ, तो मैंने कहा फुल टाइम म्यूज़िक करते हैं खुद का। तो मैंने उसी टाइम से शुरू कर दिया गाना निकालेंगे कुछ। इसकी भी बहुत बढ़िया स्टोरी है, मतलब मैं बताता जाऊँ ना, मेरे को मुझे बताने में बहुत मज़ा आता है। हाँ। तो बस मुझे एक चीज़ बता नहीं, ये कोर्स कितने टाइम का था? ये 3 साल का था। मतलब 3 साल आपने सर्वाइव कर लिया फिर भी वहाँ? कर लिया भाई। करना था यार, मैं घर वाले चाहते थे मैं सीए बनूं या कुछ ऐसा, समझ रहे हो, वैसा कुछ करूं। बट मैं उनकी मर्जी के खिलाफ जाके 1 साल ड्रॉप करा, फिर उस कोर्स में गया, फिर छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन एक चीज़ उसकी बहुत बेटर भी हुई ना, मेरे बेसिक्स बहुत क्लियर हो गए म्यूज़िक को लेके। लाइक अब जब मैं गाने बनाता हूँ तो मेरे को बेसिक्स क्लियर होते हैं, मुझे कुछ राग पता है जो इनिशियल राग्स होते हैं, ठीक है, मुझे पता है सरगम, ताने, अलंकार, ये सब क्या होता है, मुझे टर्म्स पता लग गई, सुर पता लग गए, कोमल स्वर, शुद्ध स्वर क्या होते हैं, है ना। तो मतलब एक बेसिक क्लियर होना चाहिए एक आर्टिस्ट का जब वो म्यूजिक में घुस रहा है तो वो मेरा बहुत मजबूत हो गया उस कारण। तो वो मेरे लिए बेस्ट पार्ट रहा जो मैंने कर लिया। काफी डिमोटिवेटिंग या वो काफी वो नहीं था कि टीचर भरे कॉलेज में ऐसा बोल दे रहा है? बहुत कम गया हूँ फिर मैं कॉलेज कम गया और कुछ नहीं। पता मेरे कैसे एग्जाम दिए क्लासिकल म्यूजिक के? 1-2 दिन पहले मैं किसी फ्रेंड जो मेरे होते थे उसको बोलता था भाई है मुझे बता क्या करना है कैसे, तो वो मुझे सिखा रहे हैं। और राग्स का ऐसा होता है कि भाई अगर मैं गा रहा हूँ, एक सुर पहले उन्हें सुर लिए जाते हैं, फिर उसके अंदर खो जाते हैं, मतलब बंदिश होती है। और अगर कोई उसके बगल का आसपास का राग है ना, अगर आप एक बार उसमें स्टक हो गए तो वापस उस राग में आना आपको दिमाग फट जाएगा कि कैसे आऊँ उसमें वापस। मतलब वो समझ लो एक फ्लो में एक गाने के सुर के कॉम्पोजिशन में आप खो जाते हो। और वो राग में क्या होता है, कईयों में तो बहुत माइनर डिफरेंस होता है, बस उनका सुर भी सेम होते हैं, बस उनका चलने का तरीका अलग होता है, मतलब बहने का तरीका अलग होता है एक तरीके से, ये बोलूँगा। तो अब क्या है कि मैं गा रहा हूँ क्योंकि मैं तो पूरे साल तैयारी नहीं करी, और हमारे होते हैं प्रैक्टिकल की, मतलब गा के बंदिश गानी है आपको। तो मैं सीख रहा हूँ, बगल में बैठ के कोई दूसरा गाने लग गया, मैं कंट्रोल कर अब भाई मैं उसमें खो रहा हूँ, और मैं लिरिक्स उसके बोल रहा हूँ लेकिन गा उसमें रहा हूँ। तो अच्छा, सुर में हाँ, मतलब दूसरे राग में घुस रहा हूँ मैं। तो मेरे को कह रहे तू दूसरे राग में घुस रहा है यार, क्या कर रहा है? तो कैसे करके ऐसे तो मतलब एग्ज़ाम दिए। और क्या होता था कि मेरे फैकल्टी में मेरे साथ जो पढ़ रहा था एक, उसके पापा थे, वो मतलब अभी भी वो बजाते हैं तबला के, बहुत अच्छे मतलब वो आर्टिस्ट हैं। तो वो फैकल्टी में ही तबला टीचर थे एक टाइप से, तो वही प्ले करते थे। तो जब भी मेरा एग्ज़ाम होता था ऐसे प्रैक्टिकल, बाहर से आते थे लोग लेने, मतलब बड़े बड़े लोग तो क्या बोलूँ, चलो ठीक है, गुरुजी आते थे चलो तो मैं उनको बोलता था आप चलो तबले पे आप बैठना। तो क्या है कि तबले पे भी हर बार भाई ताल पे भी गिरना है आपको, आप अलंकार ताने लोगे, बीच में आगे ताल पे गिरना है। तो वो क्या वो संभाल लेते थे, मतलब एग्जामिनर भी बैठ के देख रहा है कि यार ये ताल पे गिर तो नहीं रहा था, ये गिर कैसे गया ये गिर कैसे गया? और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, मेरे को गुरुजी क्या कर रहे हो? लेकिन वो समझ तो जाते ही थे, फिर वो बोलते थे कि आप जानते हैं इनको तो वो ऐसे बोल देते थे, नहीं बहुत अच्छा गाता है, नर्वस हो गया होगा आज, पता नहीं कैसे, मेरे बच्चे के साथ तैयारी करता है, बहुत अच्छा गाता है। तो उन्होंने बचाया आधी बार, तो मुझे ऐसे हर बार करके, तो बस ऐसी कट गई भाई। और एक बार तो इतना बढ़िया किस्सा है, मैं बैठा तो बड़ा ख्याल होता है उसमें आप बहुत स्लो गाते हो, ठीक है, बहुत धीरे धीरे ऐसे ताल चलती है, धा धिन धिन, ठीक है, तो मतलब लंबा उसको बड़ा ख्याल बोलते हैं। तो उसमें धीरे धीरे अलंकार वगैरह, तो वो तो बहुत टफ होता है भाई, वो तो एक ध्रुपद होता है। तो ऐसे सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें थी, मैं गया हूँ अंदर, कहते हैं क्या सुनाओगे, मैं भी कॉन्फिडेंस में कहा बोलो, तो कहते हैं ध्रुपद, नहीं यार कह रहे बड़ा ख्याल नहीं यार, 2-3 चीज़ें पूछी, तो कहते क्या आता है, मैंने अपनी मर्जी से बताया एक ही चीज़ आती थी मेरे को, छोटा ख्याल। कहते ठीक है वो सुनाओ। मैंने शुरू किया, आंखें बंद करी, मैं कहा वन वन ढूंढन जाऊं, वन वन ढूंढन जाऊं, वन वन ढूंढन जाऊं। मैं करे जा रहा हूँ, मैंने आंखें खोली हल्की सी, मुझे कह रहे हैं आगे मैंने आंखें बंद करी, वन वन ढूंढ, भाई याद ही नहीं आ रहा था आगे क्या। कल रात को तो शुरू किया था, ये भूल गया वो अकेला एग्जाम था, मेरी बैक लगी थी तो यार क्या ही करे, सबको मना कर दिया, एक शुरू किया वो भी एक ही लाइन गा रहा है,
बट नहीं यार, तुम्हारी आवाज काफी अच्छी है यार। डैम। तो मैं लगा हुआ हूँ भाई, उसी को 10 बार गा दिया। कहती आगे मैं आंखें बंद करके लगा हुआ नहीं सर, यही है। यही है, सुनो आप। ये जो है। कहते इसके आगे नहीं आता आपको। कहते ठीक। कहते पास हो जाओगे। मैं कहा पता नहीं। कहते नहीं होगे। तो ग्राम में मुझे एक बात बताना, जो अभी आप हो एज आर्टिस्ट, ये इसके पीछे बैक स्टोरी है, मतलब ये इंटरेस्ट कहाँ से बिल्ड हुआ, कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? ठीक है, बताते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि स्कूल में मैं गाता था, मेरे को शौक था गाने का, पंजाबी गाने खासकर। मैंने हिंदी गाने सुने ही नहीं थे। सिर्फ एक गाना ऋतिक रोशन का था, वो ताजी ताजी कली खिली है हम उसके दीवाने हैं। हो तो वो सुना था मैंने, लेकिन मैं गाता नहीं था क्योंकि मैंने गाया ही नहीं कभी हिंदी गाने, तो वो मेरी टोन में भी नहीं थे। मेरी टोन में थे सिर्फ पंजाबी गाने, क्योंकि मैं वही सुनता था, वही गाता था। और फिर मैंने घूमता भी पंजाबी गानों के आसपास ही रहा। तो मेरे को था कि मैं एक सिंगर हूँ, पंजाबी सिंगर। मैं अपने आप को ऐसे डिनोट करता था पहले कि मैं एक सिंगर भी नहीं हूँ, पंजाबी सिंगर हूँ। हाँ, ताकि कोई मुझे हिंदी गाने के लिए बोल रहा है। किसी ने हिंदी बोल दिया, आता ही नहीं, गाना ही नहीं आता, कोई लिरिक्स ही नहीं याद किसी गाने के, कैसे गाऊंगा? ठीक है। मैंने कहा मैं पंजाबी सिंगर हूँ। ठीक है। तो उस टाइम तक मैं लिखता नहीं था खुद के गाने, मैं सिर्फ गाता था। तो 12th के आसपास 2016 में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। तो मेरे जीजू से एक बार डिस्कशन हो रही है ऐसे बैठ के, तो मैंने ना किसी एक बंदे को पैसे दिए थे गाना लिखवाने के लिए, कि वो मेरे लिए गाना लिखे और मैं गाऊँ उसको और रिकॉर्ड करूँ, ऐसा करके प्लान बनाया मैंने। तो उसने उस टाइम 1000 रुपये का बोला मैं लूँगा, और गाने लिखता था वो पंजाबी। तो मैंने उसे 500 एडवांस भी दिया। अब मैं उससे लिरिक्स लेकर आ रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहे। जब भी मैं जा रहा हूँ और मैं उसे बोल रहा हूँ यार नहीं भाई चेंज चाहिए और थोड़ा कुछ इस टाइप का हो, 2-3 ड्राफ्ट दे दिया उसने। जब भी मैं लाऊं तो पसंद ही ना आए। तो मैं इसे शेयर कर रहा था, मैं कहा यार पैसे भी चले गए, अब तो एडवांस वापस भी नहीं करेगा, और ये तो मुझे करना ही नहीं, मज़ा ही नहीं आ रहा है लिरिक्स में। तो मेरे जीजू कहते हैं कि तू खुद क्यों नहीं लिखता? तो वो सुनो पालक बुद्धि, वो स्कूल टाइम वाली समय। मैं कहा लिखता मतलब, मैं कहा मैं लिरिसिस्ट थोड़ी हूँ, मैं तो पंजाबी सिंगर हूँ। तो कह रही तो सिंगर लिख नहीं सकता? मैं कहा क्यों, सिंगर तो गाता है। मैं कहा लिखने का काम लिरिसिस्ट का होता है। मैं उनको समझा रहा हूँ जैसे कि आपको कुछ पता नहीं है, आप म्यूजिक से थोड़ी मुझे पता है, मुझसे पूछो। आप म्यूजिक से थोड़ी हो, म्यूजिक मैं कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ 2 साल से। मैं आपको बताता हूँ, मैं कहा लिरिसिस्ट लिखता है। मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं कहा क्या कहते हैं, जानी को देखो। जानी के गाने तब तक नहीं आए थे, अब उसने निकाल दिए थोड़े बहुत। मैं कहा जानी देखो, कभी गाते हुए देखा? जानी लिखता है लिरिक्स। मैं कहा हैप्पी राय कोटी, मैं कहा लिरिक्स लिखता है, गाता नहीं है। मैं कहा गाता कौन है? सिंगर। मैं कहा दिलजीत दोसांझ। मैं कहा दिलजीत दोसांझ लिखता नहीं है। तो कह रहे हाँ वो सब ठीक है, बट ऐसा हो नहीं सकता कि सिंगर खुद लिख सके अपने गाने। मैं कहा होता ही नहीं है, जब ऐसा हो सकता है क्या मतलब है? और मैंने कहा यहाँ तक कि म्यूजिक प्रोड्यूसर अलग होता है, वो म्यूजिक बनाएगा, वो नहीं लिखता गाने, ना वो गाता। मैं कहा म्यूजिक डायरेक्टर का काम अलग है, कंपोजर का काम अलग है, वो गाने की कंपोजिशन बनाएगा। तो मैंने उनको सारी टर्म्स बता दी कि किसका क्या रोल होता है। कह रही भाई वो भी अपनी बात पे अटके हुए। कह रहे मैंने मान लिया सबका काम अलग है, क्या एक पंजाबी सिंगर लिख नहीं सकता? सिंगर अपना गाना खुद नहीं लिख सकता? उस टाइम तो मेरी बहस हो गई बहुत, और मुझे लगा कि क्या पागल बना रहे हैं यार। समझ कुछ आ नहीं रहा है इनको, पता ही नहीं है। हाँ, इनको पता है नहीं है, बहस करे जा रहे हैं मेरे से। उस टाइम थोड़ी वो बोली हो गई, गर्मा गर्म वाला माहौल। वो घर वालों को भी लगा बड़े हैं तेरे से ढंग से बात कर। समझ नहीं आई उनकी बात। मैं ड्रॉप ईयर में जब आ गया, उसके बाद दिल्ली में अकेला रुका हुआ था। तो क्या हुआ कि 12th तक ना सब कुछ बढ़िया लग रहा था। रीजन बिंग स्कूल के यार दोस्त सारे पास में है, वही शाम को मस्ती मजाक चल रहा है। मतलब मैं सुबह निकलता था, रात में घर घुसता था सीधा, सिर्फ सोने आता था घर पे, और वही मस्ती। जो सोचा ही नहीं, मजे जिंदगी हसीन ऐसी होती है, क्रश है कि वो है कि वो है कि गेड़े मारने हैं शाम को जाके। तो जब ड्रॉप ईयर आया तो समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है भाई। साथ के यार दोस्त सारे कुछ ना कुछ कर रहे हैं बढ़िया, है ना। कुछ तो 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके बढ़िया जगह पे एडमिशन ले रखा है, नामी कॉलेजेस में। कुछ बाहर चले गए फॉरेन सेट करके। यहाँ मैं कहा मैं ड्रॉप ईयर में फंस गया यार, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, और 1 साल सबसे पीछे हो गया मैं। और ये भी नहीं पता कि क्या होगा आगे। तो समझ रहे, वो एक लूप में फंस जाता है इंसान की, बड़ा अकेलापन। और दोस्त भी दूर हो गए सारे, अब अकेला रह रहा हूँ। फैमिली भी, पहले तो फिर भी फैमिली के साथ रह रहा था, अब अकेला रह रहा हूँ। अब वो अकेले रूम में अकेला, समझ नहीं आता क्या करना है यार, और ये क्या चल रहा है मेरे साथ। तो तब वो इमोशंस जागना शुरू हुए कि क्या सीन है। तो मैंने क्या किया कि पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर, मुझे भी नहीं पता क्यों,
मैंने उस लिखना शुरू किया पहला गाना। छत पे अकेला बैठा था, दिल्ली के मतलब लंबे लंबे छोटी छोटी गलियां होती हैं, टॉप पे बैठा था मैं, कम से कम 6-7 फ्लोर का मकान था, उस पर भी टंकी पे चढ़ के, और घर घने हुए घर दिखते हैं वहाँ से। तो मैंने लिखना शुरू किया और मैंने देखते देखते पहली बार में भाई इतना लंबा रैप लिख के ख़त्म कर दिया, पहली बार में ही। सोचोगे पहली बार में कौन लिखता होगा यार। और मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा फक यार। मैं सुनाया मैंने दोस्तों को फ़ोन करके, होता है ना एक्साइटमेंट में, मैं कहा भाई तूने कुछ लिखा है। जिसको भी सुनाऊँ वो कहे भाई क्या बात है यार, क्या बात है, तू तो लिख लेता, तूने पहले कभी किया नहीं। तो फिर मुझे समझ आई बात, मैंने कहा यार लिख सकता है बंदा, ऐसी बात नहीं है। और मैं उसको 500 रुपये दे रहा था मुझे ये चाहिए था, क्योंकि मुझे चाहिए था जो मैं फील कर पाऊँ। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका कुछ घटिया गाना था या कुछ था, इट्स जस्ट कि चाय कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपको ग्रीन टी चाहिए तो आपको ग्रीन टी ही चाहिए, है ना। आप नॉर्मल चाय का क्या करोगे, आपका मन ही नहीं है, आपका मन किसका है, ग्रीन टी पीने का। तो मेरे को जिस टाइप के गाने चाहिए थे मेरे को वही चाहिए, वो उसका उससे कुछ लेना देना नहीं है कि उसने अच्छा लिखा कि घटिया लिखा। तो मैंने कहा जो मुझे चाहिए ना वो मेरे से बेटर कोई नहीं लिख सकता। फिर तो वही कहा ना कि अपनी स्टोरी आप ही डिफाइन कर सकते हो, कोई आपकी स्टोरी कैसे लिख सकता है। वही तो मैंने फिर ये बात लेकिन लेट समझ आई ना, वही बात। उस टाइम क्या होता है कि विद टाइम बहुत सारी चीजें होती हैं, आज भी ऐसा होता है बहुत टाइम बाद कि एट द मोमेंट नहीं समझ आता, थोड़े टाइम बाद समझ आता है कि नहीं ये भी सही था भाई, ये भी कर सकते हैं, मतलब अप्लाई इस चीज़ को किया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है कि यार हम ना अपने आप को ना रॉन्ग साबित नहीं देना चाहते। मतलब ये हमारे माइंड का ना एक यूनिवर्सल वो है कि मतलब काम करने का तरीका। कि अगर आप किसी चीज़ को अभी बोल रहे हो और मैं आपको उसके अपोजिट में कुछ बोलूँ ना, तो हमारा सबसे पहला माइंड का जो काम होगा ना वो ये करेगा, अपने आप को डिफेंड करना चालू कर देगा। इन द मोमेंट उसका यही काम है कि फटाफट डिफेंड कर लूँ मैं अपने आप को कि मैं गलत नहीं हूँ भाई, मेरी सुन, तू मेरे को समझ नहीं रहा है, तू है ना। जब हम खाली बैठते हैं बाद में थोड़े टाइम बाद, फिर हम सोचते हैं उस चीज़ के, इंटरप्रेट करते हैं, जो लोग करते हैं एक्चुअली, हर कोई करता भी नहीं है, लेकिन जो बाद में बैठ के उस चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं उनको समझ आ जाता है अगर वो चीज़ एक्चुअल में सही होती है तो फिर वो कहते हैं कि हाँ यार सही है। तो हम कहाँ थे वैसे? हम थे कि आपने लिखा अपना पहला गाना। हाँ तो मैं सुनाऊंगा थोड़ा सा उसका। क्योंकि इतना परफेक्ट नहीं होगा वो ऑब्वियसली, क्योंकि वो पहला गाना पहला ही होता है यार। कैसी बात करो, मैंने लिखा तो मैंने लिखा था कि उठाई आज कलम लिखने बैठा मैं गीत, सोचा आज उसके बारे में नहीं सोचूंगा पर दिल साला एकदम ढीठ, सोचते सोचते फिर से पहुंच गया उसके यादों में, फिर मैं चीख के बड़ा दिल पे कुनाल यार तू कब लेगा सीख। ठीक है, ऐसे करके मतलब बहुत सारा था। और मतलब उसमें पहले बंदी की बात आती है, फिर मम्मी आती हैं, फिर पापा आते हैं। ठीक है, तो निकाल लूँ क्या उससे 2 मिनट थोड़ा सा, मतलब मज़ा आएगा कि बहुत साल पहले गए हो। तो वहाँ से भाई जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैंने उसके बाद नहीं रुका, फिर मैं लिखना शुरू किया और मुझे समझ आया कि यही है। अभी करंटली आपने कितना लिख लिया होगा, कितने गाने होंगे आपके? भाई अभी मेरे एटलीस्ट 10 गाने बने पड़े हैं जो कि अनरिलीज्ड हैं। अनरिलीज्ड है? हाँ, और वो बने भी पड़े हैं, मतलब विद म्यूजिक रिकॉर्डेड हैं, सब कुछ है, और लिखे पड़े हैं, उनका तो पता ही नहीं है। तो चल ठीक है मैं सुनाता हूँ, है ना, थोड़ा टाइम ले लेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, तो पहला गाना था कि ऐसे उठाई आज कलम लिखने बैठा मैं गीत। ये मैंने थोड़ा उस वे में किया था, वो नहीं होता स्पोकन वर्ड्स के टाइप में, फ्री स्टाइल टाइप, मतलब ऐसा प्रॉपर रिदम नहीं, म्यूजिक के साथ जैसे बात करते हैं ना किसी से, ऐसे उस टाइप से कि उठाई आज कलम लिखने बैठा मैं गीत, सोचा आज उसके बारे में नहीं सोचूंगा पर दिल साला एकदम ढीठ, सोचते सोचते फिर से पहुंच गया उसकी यादों में, फिर मैं चीख के पड़ा दिल पे कुनाल यार तू कब लेगा सीख, आगे बढ़ना यार घंटे का था प्यार, तू कब समझेगा भाई, वो तुझे नहीं समझती, वो उनको समझती है जिनके पास है पैसा और लंबी कार, ध्यान से सुन मेरी बात, मेहनत कर ले ले कार, पैसा उसके मुंह पे मार, वही होगी तेरी असली जीत और उसकी सबसे बड़ी हार, तुझे इंतज़ार अब उसका नहीं इस पल का होना चाहिए, उस पल में सिर्फ तेरी खुशी, उसकी खुशी नहीं होनी चाहिए, अरे हाँ बन जा सेल्फिश और सोच अब सिर्फ अपने बारे में, अरे मिला ही क्या है तुझे सोच के अच्छा उसके बारे में, उसने तो एक बार नहीं सोचा कि तेरा क्या हाल होगा और तू करता रहता है बस उसके पीछे रोना, अबे बस कर भाई सलाह मेरी ले ले, अब दौड़ लगा तू तेज तेज सपनों की तरफ अकेले, छू ले ऊंचाइयां जो छुई ना इंसानों ने घर वालों ने, क्या कुछ ना किया तेरे लिए सोच, मार के खुद की ख्वाहिशें तुझको बेटे करवाई मौज, रोज तेरे लिए घर पे माँ करती है दुआएं, बेटा मेरा खुश रहे हमेशा इज्जत भरपूर कमाए, पैसों में खेले रात दिन मुसीबत से ना घबराए, दूर रह रहा बेटा घर से सपनों के लिए अपनों से, जिंदगी की लड़ाई को जीतना चाहता मेहनत से, ताकि अब की बार माँ जो उसको घर पे बुलाए तो बेटा विजयी होकर घर पर विजय रथ पड़ जाए और माँ के हाथों में बंगले की चाबी पकड़ाए,
मेरे पिताजी जैसा कोई ना होगा इस दुनिया में, राम का रूप है वो तो मानो हो ही ना हो इस दुनिया से, भोलेनाथ की कृपा जैसा सर पे उनका हाथ है, नामुमकिन को मुमकिन कर दूं गर जो उनका साथ है। ये लाइन सुनना, ये मेरे को बहुत पसंद है कि खर्चा करना हो घर वालों पे तो ऐसे करते जैसे आंख बंद कर गड्डी पूरी एक सांस में उड़ा देते हैं, और जब खुद पे खर्चा करने की बात है आती तो पैदल चल के दूर दूर तक 20 का नोट बचा लेते हैं। उनकी अलमारी पूरी कोट पैंट से भरना सपना मेरा, वक्त वो आएगा जब घूमेंगे वो मर्सिडीज में, माँ बाप का इतना करना है मुझको नाम, एक युग में सीताराम थे इस युग में रानी राम। मेरी मम्मी का नाम रानी है और पापा का नाम रामनिवास है। फिर अब लाड़ प्यार की बात छिड़ी है तो बहनों का जिक्र भी होगा, आने वाला वक्त है मेरा साथ साथ उनका भी होगा, बड़ी बहन से खाई मार तो आज खड़ा मैं पैरों पे, छोटी बहन से लड़ लड़ के मैंने सीखा लड़ना ज़िंदगी से, तुम्हारे बिना मैंने 5वीं भी ना पास की होती, मेरी रेलगाड़ी साली पीछे कहीं अटक रही होती। अब ये कुछ फ्यूचर है जो मैं उनके साथ देख रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ फरारी, दोनों बहनें मुस्कुरा रही, खुशी उनको ज़्यादा या मुझको समझ में नहीं आ रही, वाकई ये सब था जो दिल में सपने दबा के रखे, अब वक्त की पुकार है कि इनको पूरा कर लें, जो अब तेरा जिक्र ना होगा फिर से कभी भी, क्योंकि कुणाल भूल गया तुझे याद से इस पल से। मतलब थोड़ा सा लंबा हो गया मतलब, लेकिन पहले गाने के हिसाब से भाई मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ क्योंकि और लिखा भी मतलब काफी रियलिस्टिक अप्रोच से है ना। हिट हुआ। हाँ यार वो तो हर लौंडे का रहता है कि अपने घर वालों को देना है, वो मतलब कॉमन चीज है, मतलब बहुत कॉमन इमोशन था जो कि जैसे आप थोड़ा सा जवानी हिट करते हो तो आपको आता है कि मम्मी पापा के लिए कुछ करना है कि ये वो कि सबके लिए करना है बोला, तो वही सब बस जो चल रहा था अंदर उस टाइम का, जो छोटे वाला कुणाल था से कुछ सालों पहले 2017 में उसने लिख दिया जो भी था, और मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आ गया अपने अंदर कि मैं लिख सकता हूँ भाई अब। फिर मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन मैं लिख ही रहा था, फिर अब रिलीज नहीं पता कैसे करूँ, है ना, कि गाने निकाले कैसे, सबने बोला गाने निकाल, पैसे लगते हैं, अब मैं आपको बोलूँ पैसे लगते हैं गाने निकालने में, पैसे नहीं है मेरे पास, कहाँ से लाऊँ पैसे। तो भाई मेरे को, मैं था एक तो बहुत बड़ा डाई हार्ड फैन बोहेमिया का, मतलब मैंने स्कूल टाइम में इतना घोट के पिया है ना, इतना रोया हूँ मैं मतलब सुन सुन के। अख बेपरवाह नाल लाई, लुक लुक रोना पै गया, भाई मतलब स्कूल दी किताब दीवाना मेरे मुंह ना लगो, मतलब मैं ऐसे रिलेट करता था, ऐसा लगता था कि मेरे दिल की कोई बात बोल रहा है ऐसे, मैनू मेरे हाल ते छड़ दो गुनेगार करूं बार लब्बन मैनू थानेदार, है ना, तो ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ लिखता है भाई ये बंदा, तो ये मैं ही हूँ, ये मतलब मेरे हिसाब से ना ये एक अच्छा आर्टिस्ट की निशानी ये होती है कि वो बेसिक से इमोशन पकड़ेगा और वो इतनी रियलिस्टिक तरीके से लिखेगा ताकि जो बंदा सुन रहा है उसको भी फील हो। बिल्कुल भाई, यही मतलब, तो बोहेमिया का हाँ मेरा मतलब इतना लगाव बढ़ गया, तो मैं डाई हार्ड फैन था, सबको पता था। तो वो यूएस रहते थे, उनका इंडिया टूर बहुत कम ही होता है, मतलब अब तो वैसे भी थोड़ा केस वगैरह चल रहे हैं शायद तो नहीं होता है, तो काफ़ी मेरे को पता लगा कि फाइनली इंडिया टूर हो रहा है। दिल्ली में नहीं हो पाया, 4-5 हज़ार रुपये की टिकट थी कुछ, ठीक है, अंदर शो की, तो मैंने कहा ठीक है नहीं हो पाएगा, मैंने मान लिया था कि पॉसिबल ही नहीं है। मेरे को जीजू का फोन आता है, जीजू का बड़ा रोल रहा है मतलब रेस में, कि मतलब ना उंगली करते रहते कहीं ना कहीं, और स्पेसिफिकली खुद कुछ नहीं करते, बस वो फायर लगा के छोड़ देते हैं कि अब कर लिया अब तू देख ले आगे। तो मेरे पास फ़ोन आता है, उनको पता था कि बोहेमिया का ये हार्ड फैन डाई हार्ड फैन है और जो भी है, तो मेरे को कहते हैं कि जयपुर में है उसका अगला शो, तो मैंने टिकट ले लिया है, आजा जयपुर आजा। हाँ क्या बात कर रहे हो, कह रहे हाँ भाई, उन्होंने टिकट जब तक ले दी थी, बस उनका कंफर्म करना था कि आ रहा है कि नहीं, तो मैंने कहा ठीक है मैं जयपुर आ रहा हूँ। मैं जयपुर गया हूँ स्पेशली बोहेमिया का शो देखने, वो जयपुर ही रहते थे उस टाइम, तो जाके मैं अकेला गया शो, और मैं इतना पागल हो रखा हूँ, मैं टाइम से पहले 1-2 घंटे पहले पहुँच गया हूँ, वरना मैं हमेशा लेट पहुँचता हूँ जहाँ भी पहुँचता हूँ। उस शो पे मैं 2 घंटे पहले से खड़ा हूँ कि एंट्री भी पकड़ लूँगा, देख लूँगा कि पाजी हैं भाई, समझ रहे हो, एक हो जाता है एक फैन का। तो मैं सारे उससे पहले परफॉर्म कर रहे हैं जो भी आर्टिस्ट आ रखे थे, ठीक है, सुखी वगैरह जो भी, मैंने कहा वही पाजी, मैं कहा मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँ, मैं उनको सुनने के चक्कर में वो बंदा मिस हो जाएगा, उसकी एंट्री देखनी है मुझे, उसको पकड़ना है, मैं कहा पाजी पाजी आवाज़ लगानी है। तो मैं क्या था, एक मेरे पास कैरोके माइक था, वो जो चार्जिंग वाला होता है, उसमें चीख बोल सकते हैं, वो मैं साथ लेके गया था। तो मैं वेट कर रहा हूँ गेट पे, 2 घंटे तक मैंने चक्कर मारे, टाइम से भी लेट हो गए पाजी आने में,
लेकिन एट लास्ट जैसे वो आए भाई, बॉडी गार्डों ने उठाया और बाहर फेंका सबको और भाई वो तो निकल गए स्टेज की तरफ। मैंने कहा शिट यार ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, स्टेज पे गा रहे हैं वो, और भाई मैं सारे गाने उनके उनके साथ साथ गा रहा हूँ, रटे पड़े हैं मुझे। और वहाँ पे मतलब जो आसपास मेरे लड़कियां लड़के खड़े हैं, वो लड़कियां खड़ी, वाह यार तुझे तो सारे गाने रटे पड़े हैं, वाह यार। और मैं माइक में गा रहा हूँ और मैं उन्हें कह रहा हूँ चुप हो जाओ यार, सुनने दो यार उन्हें। समझ रहे हो, कोई मैटर ही नहीं करा उस टाइम पे कि इस टाइम सिर्फ उधर ध्यान होना चाहिए, मेरे कान में कुछ नहीं कोई बोलेगा। मतलब ऐसा एग्रेशन भी फूट रहा है अंदर से कि पाजी यार, पाजी को मैं देख रहा हूँ अपने सामने, इनको तो रोया हूँ मैं देख देख के। तो जब मैं माइक में चीख रहा हूँ ना पाजी पाजी, और सारे गाने गा रहा हूँ, तो पाजी इनके मेरे पे एक क्लिप भी है, वो बोलते हैं कि ऐसे वो देख रहे हैं कहते हैं वाह क्या बात है माइक, क्या बात है देखा माइक लेके आया हुआ है बंदा पूरा, वाह ये अलग ही सिस्टम है। फिर जैसे ही उनका शो खत्म हुआ तो 5 का एक ऐसे वो सर्कल बना लेते हैं बॉडीगार्ड वाले, और वो तेज चलते रहते हैं, बस वो उनको लेके जा रहे थे बाहर। और सारी भीड़, और बोही में आके ना सारे डाइहार्ड फैन होते हैं, मैंने इतना देखा है, जितने भी मतलब एक कल्ट फैन बेस जो होता है ना, वो बोही में आकर बहुत तगड़ा है पाजी का। तो पाजी को सबने घेर रखा है 50 लौंडों की भीड़ में, और मैं तो उसमें कहाँ ही आ रहा हूँ, और बॉडीगार्ड सबको धक्के दे रहे हैं, मैं 5 जने को चीख रहा हूँ, मैं पाजी को माइक में चीख रहा हूँ पाजी गले लगा लो, पाजी गले लगा लो, पाजी गले लगा लो। भाई वो बंदा पाजी ऐसे चल रहे हैं और एकदम से चलते चलते ऐसे राइट में देखते हैं और ऐसे करते हैं, चल ये सब कुछ चलते हुए हो रहा है, मतलब रुकना नहीं है कहीं पे, कोई नहीं रुका है पूरे मूवमेंट में। और मुझे नहीं पता, आउट ऑफ नोवेयर एक बॉडीगार्ड का हाथ आता है, इतने लौंडों की भीड़ में से दूर से मुझे पकड़ के सर्कल के अंदर डाल देते हैं, और जाते ही भाई मैंने सीधा पैर छुए मतलब वो गुरु वाली फीलिंग थी ना, ये सीखा यार इनसे सीख के लिख रहे हैं सबको, मतलब पैर छुए और मैंने ऐसे करके ऐसे बोलते ना गंदे से ऐसे यूं करा हल्का सा, और इतने में फिर से हाथ आया बॉडीगार्ड का और बाहर। अब सब भागते हुए चले गए और मैं वहीं घुटनों पे बैठ गया और मैं रो रहा हूँ, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया मेरे साथ। वो भाई ये ना कुछ ओवरा होते हैं यार, एनर्जीज कुछ ऐसी होती हैं कि क्योंकि मैंने वो क्रिएट कर ली थी और उस आर्टिस्ट के अंदर भी है ही ऑब्वियसली, है ना। तो जब मैं वहाँ बैठा ना, मेरे को ऐसी एनर्जीज फील हो रही है कि इतना पॉजिटिव और इतना प्यारा कि भाई क्या मेरे अंदर कुछ आ गया है, जैसे मैं कुछ हो गया हूँ मतलब है ना। और झरझर आंसू बह रहे हैं। दीदी का फ़ोन आया मेरे पास, कह रहे हो गया शो। मैंने कहा हाँ हो गया। तो रुक क्यों रहा है तू, तेरी लड़ाई हो गई, तू रुक, क्या हुआ है, तुझे किसी ने मारा है, मैं भेज रही हूँ उनको, भेज रही हूँ। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। क्या तू रो क्यों रहा है? मेरे को पाजी ने गले लगा लिया। अभी तू रो क्यों रहा है? तो उसी रात को मैंने गया घर पे और मस्त सारे चैनल वैनल बनाए, नाम चूज़ किया जो दोस्त ने चूज़ कर रखा था क्योनाल के नाम से, हाँ। वही डाल दिया। मतलब मेरे को था कि स्टार्ट करते हैं, बाद की बात में देखेंगे, ठीक है ना, जंप राइट इन। और वही वाला बहुत अच्छी फिलोसफी है भाई, कि आपको वही काम करना है, जितना सोचते रहोगे कि पहले सारी स्ट्रैटेजी हो मेरे पास, है ना। कुछ लोग होते हैं कि हाँ। मैं भी आज भी ऐसा ही हूँ, लेकिन वो ये कि अप्लाई करना मुश्किल होता है, सोचना आसान होता है। लेकिन ये बेस्ट ही है भाई कि आपके दिमाग में कुछ आया, कूद जाओ, रास्ते में देखेंगे कि क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या हो सकता है। पहला स्टेप तो ले डालो आज, हाँ, वो सही कोट मैंने भी सुना था, कोट की क्या कहते हैं, से यस देन फिगर आउट। हाँ देन फिगर आउट, भाई वो तो हो जाएगा, पहले करना तो स्टार्ट करो भाई। वो वरना जो पहला स्टेप ही नहीं आता ना, वो इतना टाइम वेस्ट कर देता है भाई, बहुत ज्यादा, और कुछ भी नहीं हो रहा होता उसमें। बस ये ठीक हो जाएगा, एक बार लाइट आ जाए फिर स्टार्ट करूंगा, एक बार कैमरा की क्वालिटी समझ में आ जाए फिर स्टार्ट करूंगा, वो दिमाग खराब। मेरे पास भाई अभी कभी बात होती है, मैंने भी बीच में सीरीज डालने शुरू करी ऐसे ही, कि थोड़ा इन्फॉर्मेटिव कि आर्टिस्ट ब्लॉक लग जाता है, तो अभी मैं उसको कंटिन्यू करूँगा थोड़ा। तो एक तो क्या है कि मेरे को मार्केटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है यार भाई। मतलब मेरे को लगता है, मेरे को क्या, हर आर्टिस्ट के साथ ऐसा है जो एक्चुअली आर्ट बनाना चाहता है ना, वो सिर्फ आर्ट बनाना चाहता है, उसको ना पसंद नहीं है कि वो जगह जगह जाके उसको लहराए कि मैं गाने बनाता हूँ, सुनो इसको, व्यूज़ देखो, इस पर व्यूज़ आए। हमारा होता है कि यार व्यूज़ आ जाएँ यार, अपने आप आने हो तो हमारा, हमको बनाना अच्छा लगता है, हमें बनाने दो, ऐसा। वो बर्डन लगने लगती है मार्केटिंग। लेकिन क्या है कि आज के टाइम में हर बंदा आपको व्यूज से जज करता है। अगर आपके व्यू में, मैं इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को जानता हूँ ना, उनका काम इतना बढ़िया है, लेकिन ये है कि जब तक आपके पास व्यूज नहीं है ना, तो कोई आपको कंसीडर नहीं करेंगे आपकी आर्ट को। अच्छी होगी तो भी नहीं, है ना। और कई करेंगे भी तो फिर ये है कि मेजर तक तो वो पहुंच ही नहीं पा रहा ना। हाँ, जब तक आपका गाना पहुंचा ही नहीं लोगों तक, पता कैसे लगेगा कि अच्छा है कि बुरा है। तो वो वाला दिक्कत आई थी। तो मेरे दोस्त मेरे को बोलते रहते हैं, जैसे पुश करते रहते हैं कि भाई थोड़ा रियल कंटेंट डाल इंस्टाग्राम पे, ये सब चीज़ें। तो उनके कि चल थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं।
तो मैंने इन्फॉर्मेटिव डाला कि आर्टिस्ट ब्लॉक कैसे तोड़ें, तो उस एक रील पे मेरे को कुछ नए जो बंदे हैं ना बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होते हैं, जिन्होंने लिखा भी नहीं है, उन लोगों ने फॉलो किया, कुछ ज़्यादा नहीं, 3-4 लोगों ने बस। उन मेरे पास DM आते हैं कि हम लिखना चाहते हैं कैसे। मुझे इतना अच्छा लगा कि यार अगर मेरी एक रील से, इट्स नॉट अबाउट कि मैं व्यूज़ लेके जाऊँ उससे या मेरे को फॉलोअर्स गेन हो, या अगर मेरी वजह से, जैसे मैं किसी की वजह से लिख पाया था, मेरी और ये भी लिखना चाहते हैं इनके अंदर ना, मेरे को वो अपनी वाली वो टाइम याद आया, एक आग। तो मैंने कहा कितना अच्छा हो जाएगा अगर मैं इनको थोड़ा सा गाइड कर दूँ और ये लिखना शुरू हो जाए, और कल को ये भी कुछ बहुत बढ़िया कर रहा होगा अपनी लाइफ में। तो मैंने कहा यार वाह, यही तो है, बढ़िया है ये तो मैं इसलिए उस चीज़ को बहुत आगे भी कंटिन्यू करने वाला हूँ। अभी एक ही डाले मैं आलस मार जाता हूँ यार, सब में होता है। ये होता है, ये आर्टिस्ट लोगों का बड़ा गंदा होता है, हम आलस भी गंदा मारते हैं। बहुत गंदा भाई, बहुत गंदा। तो आपका ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? आपकी जर्नी तो यहाँ से स्टार्ट हो गई, इंस्पिरेशन यहाँ से आना स्टार्ट हो गई, बट उसके बाद प्रोड्यूस करना कैसे हुआ या लोगों से कनेक्ट करना कैसे हुआ? ये भाई वाइब के साथ जब आया तब हमारा एक्चुअल काम शुरू हुआ फिर, कि हमने एज अ स्टूडियो में, पहले तो स्टूडियो भी नहीं, होम स्टूडियो हमारा था। उसने एक घर में सेटअप जैसे ऐसा है ना, जैसे घर में एक PC लगा के थोड़े बहुत साउंड प्रूफिंग कर रखी थी। फिर 3-4 गाने करने के बाद हमने कहा इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो उसका एक ऊपर रूम हुआ करता था, उसको हमने शुरू से भाई पुताई करी, उसकी पेंट भी खुद करी है उस कमरे में, सब कुछ A to Z मैटिंग वगैरह करी है, उसके चिपका चिपू के कटिंग करी है, मतलब पूरा स्टूडियो खुद ही हमने मिलके उसको सेटअप किया, साउंड प्रूफिंग करी उसकी, और फिर एक स्टूडियो वाली फील लेनी शुरू करी कि अब हम स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं। फिर इस तरीके से करते चले गए यार, मतलब अभी भी वही कर रहे हैं, मतलब ऐसा सीन है। और फिर हमने सोचा विद इन कि यार थोड़ा अब ऑडियो नहीं वीडियो भी करते हैं। फिर हमने आसपास के लोगों के थ्रू ही, वही जैसे दुष्यंत पाजी इनका मैं बोल रहा हूँ, हाँ। वो अभी भी उनके इंस्टाग्राम पे कुछ हैं, मतलब 38K के आसपास फॉलोअर्स, तो वो रील्स वगैरह बनाते हैं। पहले वो यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह भी बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, तो हम उनकी वीडियो शूट करवाने जाते थे उनके साथ, बहुत मज़ा किया। उन्होंने इतना सपोर्ट किया है ना यार, मतलब अभी पता नहीं क्या है सीन है, मिलना नहीं हो पाता उनसे ज़्यादा बात, बट आई ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम। मतलब बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने, जितना हो सकता था, मतलब कोई कर सकता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आसपास के लोग जो है ना आपको, वो आपके लाइफ में आते हैं चाहे कुछ टाइम के लिए, और आपको सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, तभी आप वो एक स्टेप भी जो आगे बढ़ते हो ना, उससे 10 स्टेप आगे बढ़े जाते हैं फिर। तो सब उन्हीं का हाथ है यार, आसपास के लोगों का। आप अकेले नहीं कभी बोल सकते कि मैंने खुद कर लिया अकेले दम पे, है ना। बहुत सारे लोग हैं, अगर वो उस टाइम पे उस तरीके से सपोर्ट ना करते तो शायद मैं उससे अगला गाना कभी भी ना रिलीज करता, है ना। हिम्मत ही ना आती, कॉन्फिडेंस ही ना आता, वो पीछे पंप करने वाले लोग थे। तो कोई ऐसा गाना जो मतलब आपके बनाने में बहुत टफ लगा हो? टफ इन द सेंस कि इमोशनली टफ हो आपके लिए? यार हैं गाने बहुत सारे ऐसे। एक तो मैं गाना है मेरा जो अनरिलीज्ड है, और मेरा एक फ्रेंड है, वो काफ़ी स्पिरिचुअल भी है, पाथ पे है अभी, वो आश्रम गया हुआ है कोयम्बटूर, सदगुरु का जो एक आश्रम है। हाँ। तो वो मेरे को हमेशा बोलता रहता है कि भाई तू ये गाना क्यों नहीं निकालता, बट पता नहीं, हिम्मत नहीं आती अभी कि उसको मैं सोचता हूँ कभी निकालूंगा, बस वो पता नहीं क्यों है ऐसा, कभी निकालूंगा। तो वो मैं काफ़ी गहरी सोच में डूबा हुआ था, एक बालकनी में 18th फ्लोर पे बैठा था, और तब मैंने पंजाबी में लिखा था। तो मैं सुनाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि पंजाबी समझ आती है आपको? हाँ, बट वो अनरिलीज्ड है, कोई मतलब ऐसा इशू तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले वो सोचता था कि अनरिलीज्ड है, कोई चोरी कर लिया तो किसी ने क्या ले जाएगा कोई क्या ले जाएगा, लिखे और लिख लेंगे, भगवान ने दिया है। मैं खुद तो लिखता नहीं हूँ, मेरा हमेशा मानना है, मैं कभी ऐसा होता है कि मैं एक लाइन नहीं लिख पाता भाई, है ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मैं खुद लिख ही नहीं सकता। इट्स जस्ट कि सम पावर, मैं अपने आप को छोड़ देता हूँ भगवान के भरोसे, टू समबडी एंटर्स एंड वो लिखता है और वो चला जाता है। और मेरे साथ इतनी बार होता है कि मैं अपने पुराने गाने सुनता हूँ ना, मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने लिखे हैं। मेरे को लगता है वाह यार, ये भी लिखा है मैंने, कितनी प्यारी बात लिखी है यार मतलब मैं नॉर्मली सोच नहीं सकता उस चीज़ को, लेकिन वो मैंने लिख दी है, पता नहीं कैसे लिखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पावर है जो आपसे वो करवा देती है, वो लिखवा देती है, और मैं बाद में सोचता हूँ कैसे हुआ ये। तो मैं उस टाइम ऐसी एक गहरी सोच में था, अकेला बैठा हूँ काफ़ी टाइम तक, और एक बीट बज रही थी बहुत प्यारी, मेरे प्रोड्यूसर ने बजाई थी। तो फिर उससे मैं एक इमोशन में खो गया, क्योंकि बीट का भी एक इमोशन होता है, हर बीट का म्यूज़िक का इमोशन होता है। फिर वो तो साइड रख दिया, लेकिन मैं करता रहा। तो एक सिर्फ 4-5 लाइन है, लेकिन उसका जो डेप्थ है ना वो बहुत प्यारी है, उसको आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। वो ऐसे है कि
एक दिलों तमन्ना है मेरी, मेरा गीत आखिरी तेरा हो, मैं तुरन लगूं जद दुनिया तो, अखा मूरे चेहरा तेरा हो। मैंने थोड़ा हाई ले लिया, मैं वापस से शुरू करता हूँ। नहीं यार वापस शुरू करता हूँ, मैंने पहले ही हाई ले लिया, थोड़ा दम कॉम्प्लेक्स हो रहा है मुझे अब थोड़ा। हो एक दिलों तमन्ना है मेरी, मेरा गीत आखिरी तेरा हो, मैं तुरन लगूं जद दुनिया तो, अखा मूरे चेहरा तेरा हो। मैं वादा किंज करा तैनू, तेरा साथ कदे नहीं छोड़ूंगा, तेरा साथ कदे नहीं छोड़ूंगा, मेरी अखरी साहां चलदी होन तू खड़ा होवे मेरे सामने, मैनू गले लगा ली यारां वे, रू हसदे खो दूंगा। हो मेरी रूह जब छड्डन लगे शरीर, नाम जवां ते तेरा हो, एक दिलों तमन्ना है मेरी, मेरा गीत आखिरी तेरा हो, मैं तुरन लगूं जद दुनिया तो, अखा मूरे चेहरा तेरा हो। भाई तो मतलब ये, हाँ मतलब बहुत जोन आउट कर गया यार करना। मतलब ये था जो मैं काफ़ी ज़्यादा बहुत खोया हुआ था, और मतलब मैं रो भी रहा था शायद ये लिखते टाइम, क्योंकि मैं उस पता नहीं कहाँ पे था उस टाइम, मैं रो रहा था लिटरली ये लाइनें लिखते टाइम। और भी बहुत सारे गाने हैं, कुर्बानियाँ करके एक मेरा गाना है, उस टाइम भी मैं काफ़ी इमोशनल हो रखा था जब उसको लिखते टाइम। बट करेंटली आप अभी मतलब अगर मैं तो था, क्योंकि मैं आज हम पहली बार मिले फेस्टिवल, तो मैंने आपको देखा, मुझे काफ़ी फन लगे, कि पॉजिटिव ऐसा हैप्पी पर्सन की बहुत की, बट जो गाने हैं वो अलग है बिल्कुल, अब पोल्स अपार्ट है। नहीं भाई, मेरा ऐसा है कि मैंने बहुत ज़्यादा, एक तो ना रोने वाले गाने मेरे ज़्यादा मिलेंगे, रोने वाले इन द सेंस जो थोड़ा Sad songs. हाँ सैड सॉन्ग से इमोशनल टाइप, तो मेरे को बोलते हैं कि यार तू थोड़ा क्या कहते हैं उसको, पॉजिटिव और अप वाइब वाले गाने बनाना, बट जो आता है वो आता है यार, हम ठीक है, इट्स ओके, मतलब मैं हूँ ऐसा शायद अंदर से, तो वो निकलता है। एंड और अभी मैं काफ़ी पॉजिटिव रहने लगा हूँ कुछ टाइम से, मेरे को ऐसा लगता है मेरे लाइफ में मेजर चेंजेस हुए हैं, वरना पहले मैं शायद बहुत ज़्यादा ही ऐसा इन चीज़ों में ही रहता था शायद। कोई ऐसा कुछ तो गाने ऐसे हैं कि सुसाइड करने पे मजबूर कर दे भाई बंदे को, मतलब कहते हैं मारे किसी को, एक देखो कोई फांसी फूंसी लगा लेगा कि क्या कर रखा है। कोई ऐसा रिसेंट है मतलब ऐसा जिससे आप चेंज हो गए, पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गए? भाई मैं बोलूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वन ऑफ द थिंग्स विच गेट मी स्टार्टेड आई थिंक बुक्स। कैसे, सेल्फ हेल्प या स्टोरी बुक्स, फिक्शन? पता कुछ भी ले सकते हो यार आप, मुझे लगता है रीज़न बीइंग बात बुक्स की नहीं है, बात है आप किसी और चीज़ से भी ले सकते हो। मतलब मेरे लिए वो बुक था कि आपको ना एक पर्सपेक्टिव नया मिलना चाहिए लाइफ को देखने का, जिससे आप अभी तक देखते आ रहे हो उससे अलग, है ना। अच्छा है बुरा है वो जज नहीं करना है, इट्स जस्ट कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला कि दुनिया को ऐसे देख सकते हैं। अब आपको देखना है देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक नई पर्सपेक्टिव मिल गया कि ऐसे भी देख सकते हैं। और जितने नए पर्सपेक्टिव, हर बंदे का पर्सपेक्टिव अलग है, आप दुनिया को अलग तरीके से देखते हो, मैं अलग देखता हूँ। दुनिया कहने को बिल्कुल सेम है, बट दोनों के लिए बिल्कुल अलग है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया बहुत बेकार है, दुनिया बहुत ख़राब है, हरामजादी है, कि मतलब कोसते रहते हैं दुनिया को कि लोग आजकल के बहुत ख़राब हैं जी, कुछ नहीं कह सकते। इट्स नॉट कि लोग ख़राब हैं, इट्स जस्ट हाउ यू सी द वर्ल्ड, है ना, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने बिलीफ्स के थ्रू, मेरे को ऐसा लगता है। इस पर एक बहुत प्यारी कहानी है, अगर आपने सुनी हो, बुद्धा की है। मतलब मैं थोड़ी गलत हो सकती है वो कहानी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी सुनी थी, लेकिन उसका एसेंस समझ जाओगे कहानी से। कि बुद्धा एक बार बैठे होते हैं ट्री के नीचे, और उनके डिसाइपल्स बैठे होते हैं, और कुछ लोग आते हैं नए गांव में रहने के लिए, तो कहते हैं कि नमस्कार, और हम इस गांव में नए आए हैं, तो इस गांव में कैसे लोग रहते हैं ये जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे कैसे लोग रहते थे। कह रहे कि वहाँ बहुत बुरे लोग थे, इतने कि हमें गांव छोड़ के आना पड़ा, इतने गंदे लोग, इतने वैसे, हम इसलिए छोड़ के आना पड़ा। तो कहते हैं कि यहाँ भी बिल्कुल वही सेम लोग रहते हैं।
ऐसे ही हैं। तो डिसाइपल सुन रहे थे, उन्होंने कहा यार हमें ऐसा बता दिया तो हम भी तो इस गाँव के हैं, मतलब पूरे को बुद्धा तो हमें ऐसे दिखते हैं यार कि हम बेकार लोग हैं। फिर थोड़ी देर में एक दूसरा कार्ट पे आते हैं नए लोग। हाँ। कहते हैं हम भी रहने आए हैं यहाँ, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे लोग कैसे हैं। उनका जहाँ से आप आए हो वहाँ कैसे थे। बहुत प्यारे लोग थे, इतना प्यार इतना स्नेह, हम तो रो रो कर आए हैं उनको छोड़ते हुए, हमारा मन नहीं था, वो तो मजबूरी में ट्रांसफ़र जो भी है तो आना पड़ा हमें यहाँ पे। तो उन्होंने कहा यहाँ पे उनसे भी प्यारे, बिल्कुल वैसे ही लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के। ठीक है चले गए। अब डिसाइपल चक्कर में कह रहे उनको बताया बुरे लोग हैं, इनको बताया अच्छे लोग हैं, चक्कर क्या है। तो एसेंस उनका ये है, कहने का मतलब ये था कि जैसे तुम हो ना, जैसे तुम्हें दिखते हो, तुम्हें वैसे ही हर जगह तुम कहीं भी चले जाओ दुनिया में भाग के, तुम्हें वही लोग मिलेंगे। तो जो लोग बोलते हैं ना एक्चुअली कि मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब है, लोग मुझे बहुत घटिया मिलते हैं, या मेरी दोस्तियाँ नहीं चलती हैं, ये है वो है। प्रॉब्लम दोस्तियों में या बाहर के लोगों में नहीं, हम बाहर में प्रॉब्लम ढूंढना शुरू कर देते हैं कि हम जो देख रहे हैं ना यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इधर है विद इन। आपका वो जो पर्सपेक्टिव बदलेगा ना देखने का चीज़ों को, तो वही लोग आपको बहुत प्यारे भी दिखने लग जाएंगे। इट्स जस्ट हाउ यू सी इट। जैसे एक मेरे दोस्त ने जो ईशा फाउंडेशन गया है, बहुत प्यारी छोटी छोटी एग्जांपल्स होते हैं यार जो मतलब ना आपको हिट कर जाते हैं। जैसे हमें आज तक क्या सिखाया गया, हम मंदिर जाते हैं, जोत जलाते हैं, एक बार में अगर जोत नहीं जलती या 2 बार में तो हमें लगता है कि अपशगुन है, कुछ भगवान ये नाराज हैं। तो मैं गया हूँ और मैंने 5-10 तिल्लियाँ जला दी, वहीं जोत ही ना जले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसको दोस्त को बताया, मैं कहा भगवान नाराज चल रहे हैं शायद, समझ। दोस्त को बोलते हैं यार 5-10 तिल्ली 15 तिल्ली जला दी मैंने, जल के ही नहीं दे रहा। बड़े अजीब सा हो गया, क्योंकि मेरे बिलीफ बैठे हुए हैं ऐसा कि भाई अगर ऐसा है तो कुछ वो है, और उसने मेरे अंदर एक नेगेटिव फीलिंग कर दी, मतलब अपने आप से, और अब हो सकता है कि वो हो भी जाए क्योंकि वो फीलिंग वो दिमाग में बैठ गया। कहता भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार में जल जाती, तू जला के वापस आ जाता घर, क्या पता भगवान का मन हो कि इसी बहाने बिठा लूं इसको अपने पास, कम से कम थोड़ी देर बैठ के जाएगा मेरे पास, वरना बैठता नहीं है, वरना जला के भग जाएगा ये। यार क्या बात है, भगवान इतना प्यार करता है बिठाना चाह रहे हैं अपने पास, है ना। तो मेरे को मतलब बहुत प्यारा, उसने क्यूट सा बात बोली और मेरे को इतना प्यारा लगा। मैंने कहा हाँ यार ऐसे भी तो देख सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता ऐसा। किसने बोला कि नहीं जोत ना जले तो भगवान रुष्टि हैं? क्या भगवान भी इतने प्यारे नहीं है? भगवान भी ये सोच रहा हो, है ना। अगर भगवान एग्जिस्ट करता है नहीं करता वो बात की बात है, जो मानता है नहीं मानता, लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखना है तो एक पर्सपेक्टिव और है इस चीज़ को देखने का। तो इट इज़ जस्ट कि बुक्स के थ्रू, अलग अलग चीज़ों के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू, लोगों से बात करने के थ्रू, है ना, कुछ लोगों के पर्सपेक्टिव जानने के थ्रू ये पता लगा कि ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि दुनिया ऐसी ही है, दुनिया न्यूट्रल है, आप उसको जैसे देखते हो वो आपको वैसी दिखती है। ऐसा पानी की तरह है कि आप जिस कंटेनर में डालोगे उसका शेप ले लेगी, बिल्कुल वैसा शेप, वो कंटेनर तुम चूज करो बिल्कुल। इसको और प्यारे तरीके से बताऊं, हाँ, ये एग्जाम्पल पता नहीं मेरे को कहाँ से आया था, मैं किसी से यही बात कर रहा था, एक फ्रेंड से, उसको समझा रहा था, तो मेरे पास फिर एग्जाम्पल्स पता नहीं अपने आप ही होते ना, क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसा है कि हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, स्टोरीज पे जाके स्टोरीज शूट करने लगते हैं नॉर्मल कैमरे के। हम देखते हैं कि यार ठीक है ऐसे दिख रहा है कैमरे के अंदर, हमें दिखता है कि वाह शूट ही है। फिर हम एक फ़िल्टर चेंज करते हैं, उसमें बादल ऑरेंज दिखने लगता है, हमें लगता है अच्छा वाह। अब जो एक्चुअल में जो बाद में देखेगा, कई बार उसको रियलिटी नहीं पता होगी कि एक्चुअल में बादल ऑरेंज नहीं थे, कि ये फिल्टर का कमाल है, ठीक है। तो जो फिल्टर है ना जो इंस्टाग्राम पे लगाते हैं और फिर उसके हिसाब से दुनिया बदल जाती है, हाँ, दिखने वाली, वो माइंड हमारा काम करता है। हमारा माइंड हमारे बिलीफ्स के थ्रू, हमारे सोचने के तरीके के थ्रू, या हमारे जितने एक्सपीरियंस हैं उसके थ्रू एक फ़िल्टर लगाता है, हाँ, हम जो बाहर भी परसीव करते हैं दुनिया में, और उस फिल्टर से हमें नज़र आता है और हम उसको रियलिटी मानते हैं। क्योंकि किसी को तुम बोलो कि दुनिया ऐसी नहीं है, वो मानेगा ही नहीं, वो कहेगा मुझे ऐसी दिख रही है, हाँ, वो अपनी जगह सही है, वो बिल्कुल सही है, उसको ऐसी ही दिख रही है, गलत नहीं बोल रहा वो। उसको अगर गलत लोग मिल रहे हैं वो बोल रहे हैं, उसके साथ धोखा हो जाता है, तो वो बिल्कुल सही है। इट्स जस्ट कि यहाँ पे उसका फिल्टर वो लगा हुआ है। जैसे उसने लोगों की अच्छी पार्ट देखनी शुरू करी, उसको बुराई दिखेगी नहीं, उसको दिखाई देगा यार ये सब लोग कितने प्यारे हैं, मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, हाँ, उसको सिर्फ अच्छा ही दिखाई देगी सिर्फ। तो आप क्या देखना चाहते हो वो आप पे डिपेंड, आपको रीसेट करना पड़ेगा, और वो रीसेट ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है ऑब्वियसली, इसलिए टाइम लगता है। हाँ मतलब बहुत आपको खुद भी
क्या ना, एक अजीब से सिचुएशन से होके या माइंडसेट से होके गुजरना पड़ता है जहाँ पर रहना नहीं चाहते, मैं बोलूँगा। इसको एलैबोरेट करेंगे ये सिचुएशन को, इफ यू आर कंफर्टेबल। हाँ मतलब यार एक्सप्लेनेबल नहीं है, बात ये है कि मैं करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कुछ चीज़ें सही में एक्सप्लेनेबल नहीं है। कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं ऐसे, स्पिरिचुअल हो गया, कुछ भी हो गई, आप उनको वर्ड्स में कह के भी बता नहीं सकते, बस सामने वाला बंदा खुद फील कर सकता है ना। एक ब्रेकअप में भी बंदा बोलता है कि यार मैं इस पेन से गुजर रहा हूँ, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं मैं आपका दर्द समझता हूँ, तो वो दर्द मैं अपने अंदर ढूंढूंगा कि मेरा ब्रेकअप हुआ था तो कैसा फील होता है। मुझे नहीं पता आपका दर्द कैसा है ब्रेकअप वाला। हाँ। मैंने उसको जोड़ लिया अपने से कि हाँ ब्रेकअप के बाद ऐसा होता है, तो मैं समझ सकता हूँ, मैं बोलूँगा भाई मैं समझ सकता हूँ, बट एक्चुअल में आपकी इंटेंसिटी आपके फिल्टर के लेवल पे कितनी ज़्यादा है कितनी कम है वो मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ वो कर सकता हूँ। तो वही वाला सीन है कि एक्सप्लेनेबल नहीं है कि वो माइंडसेट क्या होता है, वो क्या होता है, वो जस्ट फील किया जा सकता है। और ऐसा होता है कि वो अनकंफर्टेबल होता है थोड़ा सा, है ना, आपको अच्छा नहीं लगता कि आप उस बीच जगह में फंसे हुए हो, आप या तो आप इधर ही खड़े हो या इधर खड़े हो तो सही रहता है ना। तो आप इधर से आप शिफ्ट करके इधर जा रहे हो, तो ये जो बीच का रास्ता है ना जहाँ पे फंसे पड़े हो, समझ नहीं आ रहा, ना इधर का रहा ना उधर का, तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता, बड़ी अनकंफर्टेबल सी होती है। तब होता है कि या तो वापस ही भाग जाऊँ इधर ही, या फिर थोड़ा इधर आ जाऊँ। हाँ, तो वो जर्नी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है, बट एक बार हो जाती है तो आपको फिर जब आप पीछे मुड़ के देखते हो आप कहते हो अगर मैं वहाँ खड़ा रह जाता तो भाई लग गए थे लग गए थे फिर तो। अभी कहाँ भाई मैं कोई ऐसा वो नहीं हूँ, क्या कहते हैं, बहुत आगे कुछ किसी पार पे पहुंच गया हूँ, बट आई एम बेटर देन माई प्रीवियस वर्जन, और वही मैटर करता है। हर बंदे को मुझे लगता है अपने वर्जन का बेटर वर्जन बनते रहना चाहिए, अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि आप कितनी आगे पहुंच चुके हो वर्जन, इट्स जस्ट कि आप पहले कहाँ थे और अब कहाँ। इट्स यू वर्सेस यू। हाँ, यू वर्सेस यू, किसी से कोई मतलब नहीं भाई, मतलब इन द सेंस कि इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। हाँ, उसकी जर्नी अलग है। उसने एक वरुण धवन की उसमें सुना था मैंने, कोई छोटी सी रील, कि लोग कंपेयर करते हैं एक दूसरे में, तो कहते हैं कि वरुण धवन कह रहा है आप ये नहीं देखते कि एक बंदा शुरुआत ही यहीं से कर रहा है, जो फिल्म इंडस्ट्री का बेटा है या कोई अमीर बंदे का बेटा है, वो उसकी शुरुआत ही यहाँ से है ना। और एक बंदे की मिडिल क्लास फैमिली से शुरुआत है, उसकी शुरुआत यहाँ से है। और एक बंदा है जो बिल्कुल ही क्या कहते हैं 1 रुपया भी नहीं है, वो फुटपाथ पे पड़ा हुआ मिला किसी को, है ना, और वहीं फुटपाथ पे ही उसने कोयले में जो भी काम किया। तो सबकी शुरुआत अलग है। अब आप इतनी ऊपर आए, वो बंदा तब तक जो यहाँ से शुरू किया वो यहाँ पहुंच गया, तो आप उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। जितनी ग्रोथ उसने करी उतनी आपने भी करी, वो वाली चीज़ है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट उसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग था ना, तो आप किसी से अपने आप को कर नहीं सकते, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सबके अलग हैं। और ऐसा कोई कंपैरिजन का कोई स्केल नहीं है। कंपैरिजन का स्केल भी क्या है यार, कुछ नहीं है, ये तो हम ही ने तो बनाया है, सोसाइटी ने, कि जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल, जिसके पास ज़्यादा गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल, या अलग अलग टर्म्स में बना रखा है हमने। जैसे भी सेटिस्फेक्शन होता है आपको, मतलब एज अ क्रिएटर, क्या कहते हैं बर्डिंग क्रिएटर, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार क्या मेजॉरिटी टाइम्स ऐसा होता है तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ कि इसमें कुछ और चेंजेस हो सकते थे, इसको और इम्प्रूव कर सकते थे। आपको होता है कि ऐसे सेटिस्फेक्शन? भाई इसके लिए मैं बोलूँगा अगर नहीं भी होता तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोस्टली जो आर्टिस्ट भी होते हैं वो नहीं होते सेटिस्फाइड, और अच्छी चीज़ भी है, इट्स रिक्वायर्ड टू ग्रो। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाओगे अपने काम से बार बार तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, हाँ कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन ये भी नहीं भी तो मेन दिक्कत है कि बैलेंस होना चाहिए भाई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कई बार आप सेटिस्फाइड होते भी हो, मैं जो हूँ मतलब मैं अपना बता रहा हूँ ये, कि मैं कई बार सेटिस्फाइड होता हूँ बहुत कि बढ़िया काम किया यार, मज़ा आ गया, है ना। और कई बार होता है कि बेटर हो सकता था अपने ऊपर, तो वो बना रहना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको खुद को बताना चाहिए, है ना, कि शाबाशी भी देना जरूरी है, नहीं खुद को कोसे ही जा रहे हैं। तो जब अच्छा काम कर रहे हैं तब खुद को बोला प्राउड ऑफ यू, जब लगा कि कुछ बेटर हो सकता था तो ठीक है नेक्स्ट टाइम करेंगे, बढ़िया है। तो वो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है ताकि हम अगली बार कुछ बेटर करें। आगे लेके क्या प्लान है आगे? आगे भाई अभी यार मैं ना बहुत अजीब बोलूँगा, पता नहीं क्या बोलूँगा, मैं थोड़ा काफ़ी कंफ्यूज्ड भी हूँ थोड़ा सा शायद। हाँ, तो नोट एट द राइट प्लेस कि जहाँ मेरा लाइफ में मुझे बहुत क्लैरिटी है। अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बोलूँ, है ना, मतलब कोई कैमरा नहीं है, हम दोनों बात कर रहे हैं और तुम भी नहीं हो, खाली मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, मान के चलो। सो एट दिस पॉइंट आई डोंट इवन थिंक कि मेरे को म्यूज़िक ही करना है।
ठीक है, बड़ी हार्श बात है जो कि मैं बोलना नहीं चाहूँगा किसी को क्योंकि मेरे को जज करने लगेंगे, घर वाले कहेंगे अरे इतने टाइम लगाया म्यूज़िक नहीं करेगा, या जो मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, मेरा प्रोड्यूसर, मेरे दोस्त कहेंगे तू म्यूज़िक नहीं करना है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं करना चाहता, इट्स जस्ट कि मुझे नहीं पता कि मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए कि नहीं। मैं अभी चाहता हूँ एक्सप्लोर करना, और मैं कर रहा हूँ। मतलब मैं जॉब तो ठीक है साइड बाय साइड, क्योंकि कुछ चाहिए थोड़ा हाथ में आने के लिए। उसके अलावा मैं बिजनेस साइड भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ थोड़ा, ये भी चीज़ों के साथ ही कर रहा हूँ है ना, थोड़ा पार्ट टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारा। म्यूज़िक भी मुझे करना ही है यार ऑब्वियसली, मतलब मेरे पास इतने सारी चीज़ें होती हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं सब कर लूँ। एक तो मेरे साथ ये है कि लोग ना फिल्टर आउट करते हैं कि मुझे ये चाहिए और उस पर काम करते हैं, वो ईजी हो जाती है उनके लिए, क्योंकि फोकस जो है वो बिल्कुल पिन ड्रॉप हो गया। मेरे साथ होता है कि मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सभी कर लूँ, ये भी ना छूटे, ये भी ना छूटे, ये भी ना छूटे, सबको साथ ले जाऊँ। ऐसा बुक्स के हिसाब से और जो टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से तो लोग बोलेंगे कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, बट मैं इसका एक्सपीरियंस खुद जब तक लेना चाहूँगा। हाँ वो सही बात है कि है ना, कि ऐसा पॉसिबल है कि होता नहीं है तब तक नहीं होगा। तो मतलब मुझे पता, अपने एक्सपीरियंस से पता होगा कि हाँ साथ में ले जाने से नहीं होता, और हो गया तो सब गलत हो जाएंगे। इसमें मैं कुछ कहना चाहूँगा कि मे भी हो सकता है आपको अपने हिसाब से फिगर आउट करना चाहिए कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट जितना मैंने भी ट्राई किया है तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर तुम्हारे पास 36 काम है तो उन 36 कामों को लिस्ट बनाओ उसमें से देखो कि क्या तुम्हें क्या जेन्युइनली क्या पसंद है, और कोई भी टॉप 2 ही रखो। अगर वो 3 भी होते ना तो तुम नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पाते अपना 100% तुम तीनों में नहीं दे पाओगे, वो है। तो वो 2 रखो। अगर तुम्हारा काम जैसे तुम्हें फुटबॉल पसंद है और तुम्हें क्या कहते हैं स्विमिंग पसंद है और तुम्हें पॉडकास्टिंग पसंद है, 3 है मेरे पास, अब इन तीनों में से एक हटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बाकी 2 में पूरा फोकस डालना है मुझे। बिल्कुल, और 2 भी इसी वजह से क्योंकि एक प्लान बी होना चाहिए। जरूरी नहीं है भाई, मैं तो कहता हूँ एक भी हो। मोस्टली लोग बोलते हैं कि आप प्लान बी भी मत रखो, प्लान बी इज अ सेफ नेट। हाँ, तो आप हमेशा प्लान बी पे ही गिरोगे। मोस्टली चांसेस ये हैं अगर आपके पास प्लान बी है तो आप प्लान बी पे ही जाओगे। यार ये मैंने पता है कॉलेज टाइम तक किया था कि प्लान बी रखता ही नहीं था, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि रखना चाहिए था। सेम भाई, मैं भी कुछ चीजें ना तुम्हें हार्ड वे लर्न होती हैं और तुम्हें फिर बाद में रियलाइज होता है कि हाँ भाई कर लेना चाहिए, अब कर लेना चाहिए। अब वो गलती बार बार नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही प्लान रखा था भाई उस टाइम, तो सिर्फ यही समझ आता था म्यूजिक, और कुछ भी नहीं, और उसी पे चला हूँ और वही किया। और अभी भी मैं सच बताऊँ तो मुझे अभी भी नहीं फील होता प्लान बी होना चाहिए। यार तुम एज अ आर्टिस्ट, मतलब मैं अपनी मेंटल स्टेट बताता हूँ कि मेरे पास और कुछ नहीं था। एक टाइम एक ऐसा पॉइंट था मेरे पास कुछ नहीं था, ना मेरे पास आगे का फ्यूचर का कुछ प्लान था, ना मेरे पास पास के कुछ एविडेंस थे कि मैं कर लूँगा, बट एक अंधा कॉन्फिडेंस था कि कर लूँगा मैं, यही तो जो और उस बेसिस पे मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि चेंज हो गया सब। हाँ, अच्छे टर्म्स में बुरे टर्म्स में मुझे नहीं पता। अभी मैं ठीक हूँ, मेरे क्या कहते हैं जॉब से इनकम हो जा रही है, अपना चल जा रहा है, अभी मैं ये कर रहा हूँ, मैं ठीक है मेरा। बट उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अब वो सोचता हूँ मैंने क्यों लिया भाई, मैं पागल था, मैं कैसे ले सकता हूँ। नहीं भाई, कुछ गलत नहीं है यार उसमें। इट्स जस्ट कि अभी आपको रिजल्ट अगर दिख नहीं रहे तो आप इस बार को सोच सकते हो। बट सी, अगर इसी टाइम पे आपका एक बहुत बड़ा चैनल होता है, दुनिया जान रही होती है, एक पॉडकास्ट का चैनल होता है, जो भी आप करना चाहते हो, तो आप बोल रहे होते कि मैं पागल था। इट्स जस्ट यू आर कंपेयरिंग कि मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मैं पहुँचना चाहता था, इसलिए आप सोच रहे हो अभी कि मैं पागल था जो मैंने एक ही डिसीजन लिया। लेकिन और ये भी नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं होता उस चीज़ का। मुझे अभी भी लगता है कि वो डिसीजन ठीक था, बट मेरे वाल हो जाता है कि भाई मैं कैसे ले सकता हूँ वो डिसीजन। मेरे को खुद यकीन नहीं होता है। वो कि इतना गुना आया हाँ, ये तूने करा कैसे, तू तो ऐसा नहीं था। सही बात है। नहीं भाई, वो तो है, वो गुना तो अलग चीज़ है। और पता है, अगर आपके अंदर कोई है फीलिंग ऐसी, तो मुझे लगता है वो डेफिनेटली होगी। जैसे मेरे अंदर शुरू से आई है, मुझे नहीं पता कैसे आई है, कहाँ से आई है, और मुझे आज भी लगता है कि देयर इज समथिंग बिग इन माई लाइफ, जो कि होना ही होना। ये मुझे भी लगता है। हाँ, तो जब आपको लगता है ना, तो बिना बैठे हुए तो कुछ नहीं होगा ऑब्वियसली। वो तो जस्ट कीप वर्किंग। जो समझ आता है ना, कीप वर्किंग। जो समझ आ रहा है, जिस रास्ते पे समझ आ रहा है, गलतियां करो, ठोकर खाओ, गिरो, वापस फिर उठो, फिर ठीक है, कुछ भी हो जाए, यू विल गेट देयर भाई। अगर ऐसी फीलिंग है ना, और मुझे लगता है, और मेरे साथ पर्सनली बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि कुछ तो बड़ा होगा। और मुझे नहीं पता ऐसे नहीं मर रहा मैं, कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ, नाम हो जाएगा। करना भी नहीं, मुझे लगता होगा। बस मुझे मतलब चलते जाना है, इन द सेंस वो वाला सीन है। एक गाने में मैंने लाइन लिखी थी, चलते रहना से याद आया
4 लाइनें थी, उदयपुर में था मैं उस टाइम पे, और मैं पहाड़ों को देख रहा था, बालकनी से पहाड़ दिखते थे मस्त, तो पहाड़ों को देखते देखते 4 लाइनें मैंने गाने के उसमें लिखी कि, और अब मैं उन 4 लाइनों को देखता हूँ ना, बहुत सिंपल हिंदी के वर्ड्स हैं लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा छोड़ते हैं मेरे साथ। तो कहते हैं कि रुकने का मतलब ही नहीं, मकसद ही जब चलने का है। रुकने का मतलब ही जब मकसद चलने का है। ठीक है, मतलब ऊंचाई से क्या, मकसद ही जब चढ़ने का है। चलने का है। रुकने का मतलब ही नहीं, मकसद ही जब चलने का है, मतलब ऊंचाई से क्या, मकसद ही जब चढ़ने का है, समंदर गहरा कितना इससे हमको मतलब ही क्या, मकसद ही मेरा बाबे लहरों से जब लड़ने का है। ये मुझे म्यूजिक में एक बात बताना, हम्म, ये टोन कहाँ से आती है? टोन कहाँ से आती है? हाँ, तुमने ये लिख दिया, हाँ, वेल काफी अच्छा लिखा था, मैं बोली, बट ये टोन, इस टोन के लिए मैं, मेरा बहुत वो होता है कि अगर तुमने एक वर्डिंग्स लिख दी तो उस वर्डिंग्स को फिट कैसे करते हो इस टोन के अंदर? भाई इसके लिए मैं बोलूँगा कि अ, इसके ना n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हाँ, n नंबर, इन्फिनाइट। देर इज नो पर्टिकुलर एक कंपोजिशन जो आप उस लिरिक्स में डाल सकते हो, इन्फिनाइट, गिनती नहीं है। हर आर्टिस्ट आएगा उसको, हर बंदा अपनी कंपोजिशन में डालेगा उसको, सेम नहीं होगी, हो ही नहीं सकता। अगर हम दुनिया के सारे आर्टिस्ट को एक साथ बुलाएं ना और बोलें ये लाइन है, इसको कंपोज करना है इस म्यूजिक पे, सेम म्यूजिक पे भी हर बंदे की कंपोजिशन अलग होगी। इट्स जस्ट आपके अंदर का जो आर्टिस्ट छुपा होता है ना, और आपको जिस तरीके से खेलना पसंद होता है, उसको जो शेप देना पसंद होता है ना, आप वो शेप देते हो उसको, और कुछ भी नहीं है। और मेरे साथ मतलब मेलोडीज का ऐसा है कि मेरे को मतलब इसके लिए प्रेज मिलती है थोड़ी सी, ये मैं लूँगा प्रेज थोड़ी खुद भी लूँगा कि मेलोडीज और कंपोजिशन मेरा पार्ट अच्छा है वो वाला। तो आपका मतलब मेन क्या है कि आप मेलोडी प्रेफर करते हो या रैपिंग? यार मतलब हिप हॉप मेरा कोर बोलूँगा मैं, क्योंकि मैं काफ़ी हिप हॉप ही लिखता हूँ, बाकी मेलोडीज भी मैं काफ़ी करता हूँ, पंजाबी प्रॉपर गाने भी करता हूँ मैं। तो मतलब और मेरे जो खासकर रैप होते हैं ना, वो मोस्टली सिर्फ रैप नहीं होते, मेलोडिकल रैप करता हूँ मैं काफ़ी जगह। जैसे एक गाना है मेरा, जैसे अभी मैंने एक रिसेंटली जो सबसे निकाला है उसी का एग्जांपल लेता हूँ, बेफिक्री करके एक गाना है, तो उसमें है तो वो रैप, लेकिन मैंने उसको कैसे करें, वो बातें भी करती है ऐसे के जैसे सुनारी हो गाने, मुझको समय अपना देती और सबको बनाती बहाने, कहती बेफिक्री में जी अपनी फिक्र सब मुझको थमा दे, तुमसे मिला करके राही को मंजिल दिखा दी खुदा ने। तो मतलब मेलोडिकल रहता है मेरा थोड़ा, ऐसा वाला सीन है, तो मैं उसमें ज़्यादा खेलता हूँ और मुझे पसंद भी वही है। आप अभी जो करंटली करते हो मेलोडी हो गया, रैप हो गया, आपको लगता है कि आपके कहीं पास से लिंक है, बहुत बड़ा हाथ है? क्योंकि अगर अपने थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखो तो मुझे लगता है क्योंकि ये क्लासिकल का बहुत इम्पैक्ट है। ऑब्वियसली भाई, 100 में थोड़ा नहीं पूरा ही इम्पैक्ट उसका रहा है, 100%। क्योंकि मैं रियाज भी करता हूँ थोड़ा, कभी अभी तो बहुत छूटा हुआ है थोड़ा, लेकिन मैं जब करता हूँ तो अच्छे से करता हूँ काफ़ी दिन दिन तक। तो उसमें खेलते हैं ना जो हम सुरों के साथ, है ना, कि कई बार मैं राग पकड़ लेता हूँ स्टार्टिंग के, यमन भैरव वगैरह, है ना, तो उसका उस वजह से ही ऑब्वियसली कॉम्पोजिशन वगैरह जो मेरा क्लासिकल टच रहा है ना पहले वाला, और हारमोनियम पे मैंने काफ़ी करा है थोड़ा बजाना बजुना और गाने वाने गाना, तो उस वजह से रहता है। हाँ, उसका ही मतलब मेजर हाथ है। हाँ, वरना नहीं होता यार ऑब्वियसली। ऐसी कोई चीज़ है, मतलब ये अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में हूँ और मैं ये पूछूंगा कि ऐसी कोई चीज़ है अभी तक की लाइफ में जो आप चेंज करना चाहोगे? मतलब एज आपकी लाइफ में भी हो सकता है और आप अपनी लाइफ में कुछ पीछे जाके चेंज करना चाहो, या अभी अपने आप में कुछ ऐसे हैबिट है कुछ चेंज लाना चाहो, या फिर इन वर्ल्ड भी हो सकता है वो कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहो, अगर आपको पावर दी बड़े जाए। यार ये डीप क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये मुझे आंसर करने में बहुत आती है, क्योंकि नहीं, ये मेरा पहले, हाँ, जो अभी से पहले मैंने पॉडकास्ट लिया उसमें हमेशा मैं एक क्वेश्चन पूछता था कि मुझे इम्प्रूवमेंट के बारे में जानना था कि इसको मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। फिर मेरे को बाद में क्वेश्चन में एक लूप होल दिखा कि यार लोग मुझे इतने से जानते नहीं है, तो मैं इम्प्रूवमेंट कैसे मानूँ? आज मैं उनसे पहली बार मिला तो मैं इम्प्रूवमेंट कैसे मांग सकता हूँ? सही बात है। तो वो मोटा मोटा सरफेस लेवल चाहिए ही नहीं मुझे। तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ, अब मैंने चेंज कर दिया, पहले मैं ये वाला पूछता था, अब मैं इसलिए ये वाला पूछता हूँ क्योंकि इससे बंदा मतलब थोड़ा ठहर के सोचता है कि यार सही में भाई कि सबकी अलग अलग फिलोसफी होती है, साइकोलॉजी होती है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, तो उस हिसाब से आइडेंटिफाई हो जाता है कि यार ये बंदा एक्चुअल में चाहता क्या है जिंदगी से, दुनिया से, अपने आप से।
क्या क्वेश्चन था, एक बार फिर से रिपीट करो। अगर आपको एक मैजिक पावर दी जाए या ऐसे कोई चाबी दी जाए जिससे आप चेंज कर सकते हो अपने विद इन भी या आउटसाइड वर्ल्ड में भी, तो ऐसी क्या चीज़ होगी? अपने पास में जाके भी चेंज कर सकते हो और अभी अपने आप में भी चेंज कर सकते हो ताकि आपका फ्यूचर ठीक हो जाए, या फिर दुनिया में एक पर्टिकुलर चीज़ जो आप चेंज कर पाओ। देखो, हर सेगमेंट का मैं कोशिश करता हूँ आंसर देने की। हाँ, एक भी हो सकता है हर सेगमेंट पे। नहीं मैं देता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा। मतलब अभी क्योंकि इतनी जल्दी ना मेरे साथ ऐसा होता है, जो डीप क्वेश्चंस होते हैं ना, हाँ, उस पर मुझे लगता है कि मुझे खुद अपने आप को थोड़ी देर बात करने की जरूरत है पहले, है ना। कोई लेकिन अभी हम एकदम से अगर रैंडमली देना है तो जो भी ऊपर ऊपर आएगा मैं उसको बोल देता हूँ, है ना, बीइंग जेन्युइन जो भी। तो अगर मुझे पास्ट में चेंज करना है तो ये तो मेरा क्लियर है हमेशा से। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे अपने पास्ट में कुछ चेंज करना चाहिए। ठीक है, जो हुआ है परफेक्ट हुआ है, और जहाँ मैं अभी हूँ आई एम हैप्पी विद इट, और मैं इससे बेटर ही करूँगा धीरे धीरे। आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। इसका एक बहुत थोड़ा सा खिंच जाएगा। हाँ, कोई नहीं। एक डॉक्टर वेल्यूमिनी करके हैं, उनका थायरो केयर करके एक ब्रांड था। उनका एक पॉडकास्ट है, आप देखना, राशिद शमानी के साथ है, तो नहीं किसके साथ है, राशिद शमानी काफ़ी अच्छे बनाते हैं। तो उन्होंने एग्जिट किया अपना कंपनी बेच के 5,000 करोड़ रुपीस का सिंगल चेक के साथ। ठीक है, तो उनका एक पॉडकास्ट में एक लाइन बोलते हैं कि मेरे से लोग पूछते हैं कि अगर आपको पीछे जाके अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना हो तो आप क्या चेंज करोगे। तो मैं इतना मैच कर पाया क्योंकि मैं भी ऐसा सोचता था कि मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं यार, ऐसे टिप्स कि वो भी एक एक्सपीरियंस था, ज़रूरी था। अगर मैं कहूँ कि नहीं यार मेरे साथ वो ना होता, ये ना होता, वो क्यों ना होता, वो एक्सपीरियंस किया मैंने, बढ़िया चीज़ है। तो कहते हैं कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब खाना अच्छा बना है तो रेसिपी को चेंज क्यों करना। इंटरेस्टिंग। कि अगर रेसिपी चेंज कर दी तो खाना ऐसा बनेगा नहीं, खाना भी तो चेंज हो जाएगा, खाना ऐसा नहीं बनेगा। तो वो वाली चीज़ है कि जहाँ पे हूँ अगर मैं इससे खुश हूँ फिलहाल, तो पास्ट को चेंज करने की क्या जरूरत है ना। तो मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ। लोगों की नज़रों में अलग चीज़ें होती हैं ना, आप लोग आपको देख सकते हैं कि आप सेटिस्फाइड नहीं है आपसे, कि आप इतना अच्छा नहीं कर रहे उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। बट एज सून एज यू आर सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ, मैं कहाँ था, मैं यहाँ आ गया, बढ़िया भाई, ओके। खुद को बोला लव यू बाजी, क्या काम कर रहे हैं यार, फिर वहाँ से वहाँ गए तो क्या बात है। उसको पता ही नहीं है ये एक जगह एग्जिस्ट भी करती है, तो इसलिए वो आपको बस वहीं जज कर रहा है ना। वो कह रहा है कि ये क्या पागल है आदमी। तो ठीक है, ये तो हो गया पास्ट का। फिर आएगा प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में मैं एक चीज़ अपने ऊपर काम कर रहा हूँ अभी, और वो है सबसे ज़्यादा कि टेकिंग एक्शन इमिडिएटली। ठीक है, मैं सोचता बहुत ज़्यादा हूँ, मेरे पास आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे होते हैं और वो आके चले जाते हैं, मैं उन पर काम भी नहीं करता, मैं सोचता ही रह जाता हूँ। तो मेरे को बस अपने अंदर प्रैक्टिस से ये डेवलप करना है कि मैं जो सोचूं उस पर इमिडिएटली एक्शन लूँ। हाँ, इस चीज़ की तो हम सब लोग गिल्टी हैं कि उससे जीतना हो, फेलियर हो, नुकसान हो, मुनाफा हो, फर्क नहीं पड़ता। मेरे को गुस्सा सिर्फ अब कभी नहीं आएगा अगर मैं कभी फेल हो गया ना किसी चीज़ में, हो जाता हूँ, मेरे को 1% रिग्रेट नहीं है। मेरे को रिग्रेट इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मैंने एक्शन नहीं लिया उस चीज़ पे। अगर ले लिया होता तो ये बहुत गंदा होता है। तो मेरे को ये है इम्प्रूव, मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ, और बार बार मैं मेरा स्केड्यूल बनाता हूँ, मैं टूट जाता है, तो एक बार टूटता है वो लंबे लूप में खुद घुस जाता है, फिर टूटता चला जाता है ना। हाँ, इसका मैं एकदम आपको ट्रिक दूं कि आपने टाइम टेबल, ये मैंने बहुत लंबे टाइम बाद फिगर आउट किया कि ऐसा है, अगर तुमने टाइम टेबल बनाया, तुमने उसमें से जैम पैक बनाना था पहले, तो वो इतना वो नहीं करना, थोड़ा रिलैक्स हो। तुम टाइम टेबल में बनाओ, तुम अपने एक दिन के टास्क लिख लो कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये मुझे करना है, ये हो जाता है बढ़िया। अगर तुम्हारे पहले हो जाता है, रेस्ट करो, कोई जरूरत नहीं है, बेफालतू की भसड़ मत डालो। ठीक है, इंपॉर्टेंट टास्क डाल दिए, हो गया। उसके बाद अपने आप को इतनी लिबर्टी दे दो कि हफ्ते में एक दिन, मैक्स टू मैक्स 2 दिन तुम ऑफ ले सकते हो। हाँ बिल्कुल, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और ये रूल रख लो कि 2 दिन अगर तुम हफ्ते में ऑफ ले रहे हो तो लगातार ना हो, और 2 से 3 ना हो, और फिर उसको कैलेंडर में मार्क करते रहो। वो टाइम अगर तुम, ये थोड़ी सी लिबर्टी हो जाती है कि अपने आप पे थोड़ी इजी भी हो, बट तुम्हें कंसिस्टेंटली मेंटेन करना तो हार्ड भी हो। वही है भाई कि दिक्कत पता क्या होती है, जब चल रहा होता है ना एक साथ में स्केड्यूल, हमको कोई भी बंदा, हर बंदे के साथ है ये, मैंने देखा है, वो फॉलो कर रहा है स्केड्यूल, डेली चल रहा है बढ़िया, करता रहेगा वो, उसकी बनी रहेगी एक रिदम होती है ना वो सब। एक दिन आया कुछ भी एक्सेस रीजन, उसको फैमिली के साथ टाइम देना पड़ा, रिश्तेदारी में कहीं जाना पड़ा, जो भी, टूट गया वो एक दिन। जैसे वो टूटता है ना, वो फिर कन्वर्ट अपनी रिदम पकड़ता है, वो होता है 1 से 2 दिन में कन्वर्ट होता है। फिर आप दूसरे दिन आलस मारते हो, अरे
आज संडे हो गया, मंडे से ही शुरू करूंगा, रीजन देते रहते हैं उसको। फिर मंडे आ गया, अब मंडे को कुछ काम निकल आया, अब अरे आज तो 27 तारीख हो गई, 1 तारीख आने वाली है, अब 1 तारीख से शुरू करूंगा। मतलब माइंड कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, वो लूप चलता रहता है। तो बेसिक चीज़ ये है कि आपकी अगर रिदम टूट रही है तो स्किल ये डेवलप करनी है कि टूट गई, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई 365 डेज अपना फॉलो करे। आप अगर महीने में 30 में से 20 से 22 दिन भी अपना स्केड्यूल फॉलो करते हो, दैट्स मोर देन इनफ भाई, मोर देन इनफ। दिक्कत यह है कि हम 20-22 दिन भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो लूप आधे टाइम तो वो चला जाता है, आधे टाइम वहाँ चला जाता है। लोग ये हो जाता है ना कि लोग रुकने लग जाते हैं भाई। आपको 70% भी 60-70% भी अगर आप अचीव कर पा रहे हो ना मंथ में से, बहुत मोर देन इनफ है भाई। आपकी स्पीड और जाने का आगे जो भी रास्ता है वो बहुत ज़्यादा फटाफट हो जाएगा। लोग इतना भी नहीं करते, लोग 10% भी नहीं करते हैं। 10% भी नहीं होता यार, नहीं होता। कुछ तो सोचते तक नहीं है भाई, 10% तो छोड़ो। पहले तो आपको सोचना पड़ता है करने के लिए, लोग सोचते भी नहीं है। जो सोचते हैं वो 0% करते हैं, फिर जो स्टेप ले लेते हैं वो कुछ 10% के अंदर अंदर रह जाते हैं। वो चीज़ है। एक्चुअल में कौन कर रहे हैं? जो 60-70% कर पा रहे हैं। 100% कोई भी नहीं कर रहा भाई, कोई भी नहीं। पॉसिबल ही नहीं है यार यूनिवर्सली, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कभी कोई आउट ऑफ द वर्ड कुछ करने का मन ना करे, आप किसी एक दिन आलस ना मारो, है ना। या फिर मैं कुछ काम करता हूँ और अगर मैं इतना ज़्यादा पागल हो चुका हूँ उस काम में कि मैं एक दिन ऑफ लेके अपने आप को टाइम नहीं दे रहा, तो भी वो भी गलत है। वो आपका मेंटली फिर आपका खराब करेगा। और एक मैं अभी बुक पढ़ रहा हूँ, ईट डेड फ्रॉग करके, तो उसमें काफ़ी अच्छी इस चीज़ का है। काफ़ी अच्छी बुक। हाँ, तो कि अपना भाई द फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग इज ईट योर फ्रॉग। सबसे हार्ड चीज़ सबसे पहले करनी है। सबसे पहले कर लो, वही चीज़ है।